हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश टीचर। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 7 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कुर्ग बाय लोकेश अब्रोल। तो ऑथर के बारे में बता दें बच्चों आपको, तो जो इसके ऑथर हैं लोकेश अब्रोल, ये एक डॉक्टर भी हैं और सोशल वर्कर के साथ राइटर भी हैं। तो इनके बारे में पहले हम बता दें कि ऑथर ने जो ये लिखा है, ये चैप्टर जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, यह चैप्टर बेसिकली एक स्टोरी नहीं है, ये एक कहानी नहीं है, बल्कि एक छोटी से प्लेस के बारे में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसके बारे में हम आज डिटेल्स की समरी करेंगे, इसकी जानकारी लेंगे। तो ये जो प्लेस है, एक छोटा सा प्लेस है बच्चों, जो कि कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है कुर्ग, उसके बारे में यह चैप्टर है। तो इसमें हम समझेंगे कि क्या है यह जो प्लेस है, इसके बारे में क्या जानकारी राइटर के द्वारा दी गई है और किस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुली राइटर ने इस छोटे से प्लेस, जो कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें इसमें बताया उन्होंने। तो बेसिकली आपको बता दें बच्चों कि इसमें जो है वहाँ के जो लोग हैं, लोकल्स, तो जो लोकेलिटी है प्लस वहाँ के जो सराउंडिंग्स है, नेचुरल फिनोमेना है, जो वहाँ के पर्यावरण है, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है इस चैप्टर में, जिसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और इसको लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको पूरा इस चैप्टर का जो भी डिटेल समरी है अच्छे से पता हो जाए और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में कोई दिक्कत न हो। तो चलते हैं और बढ़ते हैं इस चैप्टर के समरी के लिए। तो बच्चों देखिए, ये जो चैप्टर है लोकेश अब्रोल जी का है। इन्होंने बताया है साफ साफ कि जो कुर्ग है, कुर्ग क्या है? कुर्ग जो है दो बड़े जिलों के बीच में स्थित एक छोटा सा जिला है। अब वो दो बड़े जिले कौन कौन से हैं? एक साइड है मैसूर और एक साइड है मैंगलोर। एक कर्नाटक के दो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनके बीच में एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वो भी पड़ता है। और वह स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? उसका नाम है कुर्ग, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो कुर्ग के बारे में यहाँ पर ये जो राइटर हैं लोकेश जी, बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने इसको समझाया है कि यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ का जो सराउंडिंग है, आसपास का जो कल्चर है, जो रीति रिवाज है और जो नेचर है, वह बहुत ही अच्छा है, वह स्वर्ग जैसा सुंदर है। इस चैप्टर में लोकेश जी ने यह वर्णन किया है। तो हम चलते हैं, देखते हैं इसमें पहली विशेषता क्या है। पॉइंट वाइज आपको बताते हैं, इसमें पॉइंट वाइज सारी विशेषताओं को आपको समझाने वाले हैं। देखिए, जो पहली विशेषता है बच्चों, वह है ए हिवेनली प्लेस, यानी जो कुर्ग है यह एक हिवेनली प्लेस है। अब हिवेनली का मतलब क्या होता है? हिवेनली का मतलब स्वर्गीय होता है, यानी स्वर्ग जैसी आभा वाली। तो जैसे मतलब इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल ये प्लेस है, करें कि जो प्लेस है इतनी ब्यूटीफुल है जैसे कि हिवेन यानी स्वर्ग, यानी कि किंगडम ऑफ गॉड से, मतलब कि किंगडम ऑफ गॉड क्या होता है? यानी ईश्वर का साम्राज्य। तो ईश्वर के साम्राज्य से यह ड्रिफ्ट होकर कहाँ चला आया है? इस अर्थ पर। अब सोचो कि भगवान का जो साम्राज्य है स्वर्ग, वह कहाँ चला आया? कर्नाटक के इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम कुर्ग है। तो इतना यह ब्यूटीफुल है, ठीक है, इतनी सुंदर आभा वाला यह जिला बताया गया है। और बताते हैं कि यहाँ पर जो है, जो प्लेस है, यहाँ पर स्ट्रांग मैन रहते हैं। स्ट्रांग मैन यानी कि ताकतवर लोग, ब्रेव पीपुल रहते हैं यहाँ पे, बहादुर लोग रहते हैं। और यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो वीमेन हैं, वो भी ब्यूटीफुल हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कई तरह के क्रीचर्स भी हैं। आगे बताते हैं कि कुर्ग्स वेदर एंड एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ का। तो जो कुर्ग की जो वेदर है उसके बारे में बताते हैं, खासतौर से कि कुर्ग का जो मौसम होता है, वह बता रहे हैं यहाँ पर कि जो 30% यहाँ का जो हिस्सा होता है, वह हिस्सा मानसूनी वनों से ढका हुआ है। यानी कि यहाँ पर उसको बोल सकते हैं रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर। जो मोस्टली जो टाइम होता है विजिटर्स को आने का, वह टाइम क्या होता है बच्चों? वह टाइम होता है फ्रॉम सितंबर टू मार्च के बीच में, यानी सितंबर महीने से मार्च के बीच में यहाँ विजिटर्स आते हैं, यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं और यहाँ की मोहक, मन को मोह देने वाले नेचर के साथ अपना समय बिताते हैं। आगे बताते हैं कि यहाँ जो 30% लैंड है वह रेन फॉरेस्ट से कवर होती है, ठीक है। यानी वहाँ पर चूँकि इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर ग्रीनरी काफ़ी बढ़ जाती है और यहाँ का जो लैंड है कुर्ग का, वो काफ़ी शांति और एंजॉय प्रदान करने वाला हो जाता है और उसकी आभा बढ़ जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक है। तो बताते हैं कि जो यहाँ का वेदर है वह थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन मानसूनी समय में यहाँ विजिटर्स नहीं आते हैं। आगे बताते हैं कि यहाँ पर ख़ास तौर से जो है 3-4 चीज़ें काफ़ी फेमस होती हैं। एक तो यहाँ का एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, प्लस यहाँ का स्पाइसेस, मसालों के लिए यह काफ़ी प्रख्यात है यह डिस्ट्रिक्ट।
साथ ही साथ यहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशंस बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। तो बताते हैं कि मानसूनी समय में क्या होता है कि यहाँ पर जो कॉफ़ी प्लांटेशन है वो ब्लम करने लगता है, यानी कि उसकी खुशबू, जो आप वहाँ जाएंगे ना तो उसकी खुशबू जो है कॉफ़ी की वह आप तक पहुँचेगी, महक उसकी आती रहती है। तो इस तरह से ये काफ़ी ही आकर्षक और सुंदरता और मन को मोह देने वाला जिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरह से हमने इसके बारे में जाना। तो अब देखिए इसके बाद जो है थर्ड पॉइंट क्या है, ये तो हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, पीपुल ऑफ कुर्ग, ओरिजिन एटसेट्रा। तो पीपुल ऑफ कुर्ग क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, कुछ अलग जो है कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं कि यहाँ के लोग की ओरिजिन किस तरह की है। तो बता दें बच्चों आपको कि ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी यहाँ पर इनके कहने का मतलब यह है राइटर के कि यहाँ जो लोग रहते हैं वो उनके डिसेंट अलग अलग हो रहे होंगे। डिसेंट से तात्पर्य है वंशज, यानी जो इनके वंशज हैं दो प्रकार के। यहाँ पर जो उनकी अवधारणा है दो तरह के वंशजों से है। बताते हैं कि जो ये कुर्ग के लोग हैं ये या तो अरब डिसेंट के हैं या फिर ये ग्रीक जो है, ग्रीक समझ रहे हैं ना, ग्रीस देश के जो लोग होते हैं उनको हम ग्रीक कहते हैं, तो ग्रीक डिसेंट होंगे। यानी कि जो यहाँ के लोग हैं वो तो या अरब से उनका संबंध रहा होगा या फिर उनका संबंध ग्रीक के लोगों से रहा होगा। तो उसके पीछे जो ये उदाहरण दे रहे हैं यह कैसे दे रहे हैं इसके बारे में बताते हैं आपको। देखिए अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया में आया था, तो वह उसके बारे में क्या तर्क दे रहे हैं कि जब वह रिटर्न कर रहा होगा उसकी एक सेना का एक टुकड़ा जो जाते समय यहाँ इंडिया से वापस ग्रीस जाते समय उनकी सेना की एक टुकड़ी संभवतः कहीं फंस गई थी इस इलाके में आकर के। ठीक है, यानी कुर्ग में आकर के, इस प्लेस पर आकर के उनका निकल पाना इम्प्रैक्टिकल हो गया, वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। किसी कारणवश सेना का एक टुकड़ा जो था वह फंस गया था इस प्लेस पर आकर के। तो वह टुकड़ा जो था सेना का, या वह टुकड़ी कर सकते हैं, वह सेना की एक टुकड़ी यहाँ पर आकर फंस चुकी थी, वह यहाँ से निकल नहीं पा रही थी, निकलना उनका इम्प्रैक्टिकल हो गया। तो उन्होंने क्या किया, वे यहीं पर सेटल्ड हो गए। सेना का वह जो टुकड़ा था वह यहीं पर सेटल्ड हो गया, और यहाँ सेटल्ड हो गया तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ के लोकल लोग रहे होंगे, दे गॉट मैरिड टू द लोकल्स, यहाँ के स्थानीय लोगों से उनका विवाह हुआ और वे यहाँ पर उन्होंने अपनी बस्तियाँ बसा लीं। ठीक है, तो इस तरह से उनका सेटलमेंट हो गया ग्रीक लोगों का। तो यह जो ग्रीक की जो पहचान है ये बताते हैं कि उसकी पहचान के पीछे तर्क क्या देते हैं, कहते हैं कि यह चीज़ें देखने में, क्योंकि जो यहाँ के मैन है वे मार्शियल मैन है। मार्शियल मैन का मतलब होता है ब्रेव पीपुल। ठीक है, तो योद्धा टाइप के ये लोग हैं यहाँ के, इसलिए बताते हैं कि ये मार्शियल ट्रेडिशन की जो परंपराएं रही हैं वे मार्शियल हैं, मिलती जुलती हैं किससे, ग्रीक लोगों से। इसके बाद बताते हैं कि जो इनके मैरिज हैं, इनकी जो शादी की जो परंपरा है मैरिजेस की, साथ साथ जो रिलीजियस राइट्स इनके हैं, जो धार्मिक जो कस्टम्स हैं, रीति रिवाज इनके हैं, वो भी मैच करते हैं किससे, ग्रीक पीपुल से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अलेक्जेंडर ग्रीस कंट्री से आता था, तो ग्रीस का मतलब कि यह जो सेना यहाँ पर रुकी थी वह ग्रीस की थी, और इस तरह से ग्रीक कस्टम और ग्रीक डिसेंट इन पर हावी हो जाता है इस तर्क के माध्यम से, इस अवधारणा के द्वारा। तो यह कहना है लेखक का कि ये लोग ग्रीक डिसेंट हो सकते हैं इन सारी अवधारणाओं के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या दूसरा क्या तर्क देते हैं, दूसरी क्या अवधारणा है उत्पत्ति को लेकर के, इनकी ओरिजिन को लेकर के एक दूसरी अवधारणा और है, और वह है अवधारणा अरबिक डिसेंट को लेकर के। अरबिक डिसेंट क्या है कि मतलब ये लोग अरब के वंशज हैं। ठीक है, अरब देश के वंशज हैं। तो अरबिक जो डिसेंट है या इनके जो वंशज हैं किस अवधारणा पर यह बात कर रहे हैं उसका भी कुछ साक्ष्य देते हैं। कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं अरबिक डिसेंट की इसलिए हो सकते हैं क्योंकि ये एक तरह का जो है लंबा, लॉन्ग मीन्स लंबा, तो लॉन्ग और ब्लैक कोट पहनते हैं। इनका जो परिधान है लॉन्ग और ब्लैक कोट पहनते हैं लोग, जिसे ये लोग कुपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कुपिया। तो अब एक कुपिया उसको कहते हैं। ठीक है, तो क्या इसके पीछे और क्या तर्क दे सकते हैं, तर्क ये दे सकते हैं कि कुपिया नहीं कहते। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कुपिया और एक ये देखिए कुफिया। ये देखिए एक पहनते हैं इंडिया का जो ये डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, मतलब कुर्ग के लोग, ये लोग कुर्ग के जो लोग हैं इंडिया में जो रह रहे हैं, कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, तो कुर्ग के लोग एक कुपिया नामक लॉन्ग एंड ब्लैक कोट पहनते हैं जिसको ये लोग कहते हैं कुपिया। क्या कहते हैं, कुपिया।
लेकिन अरब में जो यही कोट अगर यही अरब में पहनते हैं तो उसको कहते हैं कुफिया। तो यह कहते हैं कि इस मान्यता के आधार पे हो सकता है कि ये अरेबिक डिसेंट के हों। साथ ही साथ कहते हैं कि ये इनका जो वेस्ट कोट होता है, सॉरी वेस्ट बेल्ट, जो इनका वेस्ट बेल्ट होता है वह एम्ब्रॉयडर्ड है। क्या है? एम्ब्रॉयडर्ड। सॉरी, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब क्या होता है? कढ़ाईदार, एम्ब्रॉयडर्ड है। तो एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट पहनते हैं उसी कोट पर, जो कि मैच करता है किससे? अरब के डिसेंट से, ठीक है, यानी अरेबिक पीपुल से। तो वहाँ पर भी यही परिधान पहनते हैं ज़्यादातर मात्रा में, इसलिए कहते हैं कि हो सकता है कि ये लोग अरब डिसेंट के हों, इसलिए ये लोग ऐसा बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ जो ये कुर्ग है इसको लोग कोडैगू भी कहते हैं, कहीं कहीं पर कोडाउस भी बोलते हैं। तो ये जो वर्ड्स आते हैं ये अरब डिसेंट को बढ़ावा देने के लिए, अरब डिसेंट के तर्क को बढ़ावा देते हैं, उससे मैच करते हैं। तो ये हो गया अरब और ग्रीक डिसेंट, दो अलग अलग डिसेंट को मानते हैं राइटर यहाँ पर, कि हो सकता है कि यहाँ के लोग इन दोनों डिसेंट में से किसी एक डिसेंट के हों, चाहे वे अरब की उत्पत्ति हो या फिर वे ग्रीक की उत्पत्ति हो। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है कुर्ग एंड इट्स पीपुल। अब हम बात करते हैं बच्चों कि कुर्ग के लोग कैसे हैं। तो कुर्ग के लोग की बात करेंगे तो यहाँ की जो परंपरा है वो हॉस्पिटैलिटी की परंपरा है, यानी कि स्वागत सत्कार करने में ये लोग बहुत ही आगे हैं। ये बहुत ही सम्मान देते हैं लोगों को, लोगों का स्वागत करते हैं और लोगों को जो है अपने यहाँ सत्कार करते हैं। और साथ साथ बताते हैं कि इनके अंदर एक जो है परंपरा रही है कि अपने बड़ों, जो इनके बड़े बुजुर्ग होते हैं या इनके बड़े भाई बंधु होते हैं या इनके कोई भी सीनियर पर्सन इनके घर में फैमिली में रहा होता है, तो उसका ये लोग बखान करते हैं। किसका बखान करते हैं ये लोग? उनकी ब्रेवरी यानी उनकी वीरता का बखान करते हैं। उनके वीरतापूर्ण जो कारनामे होते हैं, एडवेंचर्स कर सकते हैं, उसकी कहानियाँ सुनाने के लिए ये लोग उत्सुक रहते हैं। तो इसलिए ये जो है हमेशा टेल्स ऑफ ब्रेवरी सुनाते रहते हैं। और हाँ, इसके बाद और आपको एक बात बता दें कि यहाँ के कुर्ग को लेकर के एक बात है कि जो हमारी इंडियन आर्मी है, तो इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी थे उनका नाम था जनरल करियप्पा। तो जनरल करियप्पा जो थे वे क्या थे? वे हमारे देश के जो इंडियन आर्मी है उसके फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी थे। तो इसलिए जो यहाँ का कुर्ग रेजिमेंट है वो मोस्ट डेकोरेटेड माना जाता है, मोस्ट डेकोरेटेड कह सकते हैं, मोस्ट सेलिब्रेटेड। तो उसको ये लोग उसका जो रेजिमेंट है ये कुर्ग रेजिमेंट, उसका बहुत ही सम्मान इसके लिए होता है। तो ये बात नहीं है कि हमारे और जो रेजिमेंट है उनका सम्मान नहीं होता है, उनका भी होता है। लेकिन चूंकि फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी थे यहाँ के ही थे वे, जिनका नाम है जनरल करियप्पा, कुर्ग से ही बिलोंग करते थे, इसलिए इस रेजिमेंट को मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट माना गया है, जिसका नाम है कुर्ग रेजिमेंट। तो इसके साथ साथ एक खासियत यहाँ पर और है बच्चों, यहाँ के लोगों के लिए, कि यहाँ के लोग जो है इतने वीर होते हैं कि इनको फायर आर्म्स रखने के लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। दे कैन कैरी फायर आर्म्स विदाउट एनी लाइसेंस। तो यह है यहाँ की खासियत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसके बाद है पांचवा जो पॉइंट आपका, इट्स वाइल्ड लाइफ। तो अगर इसकी वाइल्ड लाइफ की बात करें, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वन्य जीवन। यहाँ का जो नेचुरल सराउंडिंग है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ की जो प्रकृति है वो बहुत अच्छी है, जैसा कि पहले बताया गया है। इसके साथ साथ यहाँ के जो वन्य जीव हैं, यहाँ की जो नदियाँ झरनों की बात करें तो यहाँ पर एकमात्र एक नदी जो बड़ी नदी है वह है कावेरी रिवर, ठीक है। तो कावेरी नदी यहाँ बहती है और इसका जल प्राप्त होता है यहाँ के जंगलों को, जो कि पहाड़ियों से निकलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है उसकी बात करें तो महासीर नाम की यहाँ पर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है। महासीर नाम है उस मछली का, जो यहाँ की फ्रेश वाटर में पाई जाती है। और इसके साथ साथ और भी कुछ जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि किंग फिशर, स्क्वेरल्स, गिलहरियाँ हैं, और साथ ही साथ लंगूर्स भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और छोटे मोटे कीड़े वगैरह में देखेंगे तो आप में इसमें बटरफ्लाइज हैं, ठीक है, बीज हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, जो कि आपको कंपनी कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और कॉमन है, यहाँ के जो एलिफेंट्स होते हैं उनको आप यहाँ पर अक्सर देख सकते हैं कि यहाँ के जो माहौत होते हैं उनको नहलाते धुलाते आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ का वाइल्ड लाइफ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, द लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब होता है भूदृश्य। यहाँ का जो भूदृश्य यानी कि यहाँ के जो जमीन की बनावट कैसी है। तो जमीन की बनावट की बात करें बच्चों, तो चूंकि यहाँ पर ये पहाड़ियों से घिरा हुआ प्लेस है, तो यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है द ब्रह्मगिरी हिल्स। तो यहाँ पर अगर आप कोई क्लाइंबर है जो चढ़ने वाला है, पर्वतारोही है, अगर इस पहाड़ी पर चढ़े तो वहाँ से ही कैन
सी द होल व्यू ऑफ कुर्ग, पूरे कुर्ग को वह देख सकता है, ठीक है, वहाँ से चढ़ करके। और साथ साथ बताते हैं कि यहाँ पर एक रोप ब्रिज है, यानी रस्सियों से चढ़ने वाला पुल है, उस पर चढ़ करके आप चाहें तो 64 एकड़ का जो है आइलैंड देख सकते हैं, एक टापू देख सकते हैं, और उस टापू का नाम है निसर्ग धाम, ठीक है। तो वह जो टापू है उसका नाम है निसर्ग धाम, वहाँ पर उसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वे एक स्पेशल जोन में वहाँ पर रहते हैं, उसको बोलते हैं बायलाकुप्पे। बायलाकुप्पे में रहते हैं ये लोग, और बायलाकुप्पे में ये जो मॉन्क्स यानी भिक्षु होते हैं वहाँ पर रहते हैं, और वहाँ यहाँ पर वे लाल, केसरिया, ठीक है, गेरुआ, जो भी पहनावा होता है उसमें वे नज़र आ सकते हैं। तो ये लोग वहाँ पर रहते हैं और बायलाकुप्पे में, तो उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यह थी इस लेसन की समरी। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ।